28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की तरह मनाया जाता है। जैसे हम लोग तमाम त्योहार, तीज त्योहार और प्रतीक दिन मनाते हैं, उसी प्रकार हम लोग कुछ ऐसे बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ ऐसी बीमारियों के भी दिन मनाए जाते हैं, जिसमें से आने वाले 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की तरह मनाया जाता है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? हेपेटाइटिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हेपेटाइटिस कई तरह के हेपेटाइटिस वायरसेस द्वारा होता है। वायरसेस बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे जीवाणु होते हैं जो अपने स्वतः प्रजनन नहीं कर सकते। उनको हमारे शरीर की आवश्यकता होती है प्रजनन करने के लिए। तमाम तरह के वायरस होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस वायरसेस के बारे में खास ये है कि हेपेटाइटिस वायरस शरीर के और किसी भी अंग को अफेक्ट नहीं करते। इनका सारा दुष्प्रभाव लिवर के ऊपर ही पड़ता है। और ये लेकिन जब लिवर का दुष्प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है, तब ये लिवर के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों पर इसका असर हो सकता है। अब ये हेपेटाइटिस वायरसेस कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। इसमें से सभी वायरस बहुत खतरनाक नहीं होते। ज्यादातर वायरसेस से जो तकलीफ होती है वो मरीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बुखार से हो सकती है। मरीज को अचानक भूख लगना बंद हो सकता है। मरीज की आंख पीली हो सकती है और मरीज के पेट के दाहिने हिस्से में, ऊपर के हिस्से में दर्द हो सकता है। लिवर भी पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होता है। जब इसमें सूजन आ जाती है तो इसमें दर्द होता है, इससे भूख लगना बंद हो जाता है, बुखार आता है। और कभी कभी ये जब दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये बीमारी एक तरह की बेहोशी में भी कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग लिवर फेल्योर कहते हैं। लेकिन ज्यादातर वायरस हेपेटाइटिस स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। ये मानिए कि लगभग 1/3 हेपेटाइटिस के इन्फेक्शंस जो होते हैं वो जानकारी में नहीं आते हैं। मतलब ये कि ये मरीज को ये अफेक्ट करता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मरीज को ये पता न चले कि उसको एक वायरस हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हुआ है। ऐसा लगभग 1/3 केसेस में होता है। दूसरे 1/3 केसेस होते हैं जिनमें कि हल्की फुल्की बीमारी या बहुत हल्के फुल्के पीलिया के साथ ये शरीर को अफेक्ट करता है। मैं फिर से बता दूं कि हेपेटाइटिस वायरसेस शरीर के और किसी भी अंग को अफेक्ट नहीं करते। ये केवल हेपेटाइटिस वायरस को ही ये लिवर या जिसको विकृत या कहते हैं या जिगर कहते हैं, उसी को ये इफेक्ट होता है। लेकिन जो 1/3 जो अन्य हेपेटाइटिस के इन्फेक्शंस होते हैं ये थोड़ा सीरियस भी हो सकते हैं और इनके शरीर में के लंबे समय तक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इनमें जो हेपेटाइटिस वायरसेस में जो मुख्य हैं, जिसको ये हेपेटाइटिस बी और सी वायरस हैं। इनका मुख्य होने का तो ऐसी कोई बात नहीं है मुख्य, लेकिन ये जरूरी इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी इसलिए भी आवश्यक है कि ये केवल लिवर को एक्यूट इन्फेक्शन, मतलब कि एक कम समय के लिए इन्फेक्शन ही नहीं करते। ये कभी कभी ऐसा इन्फेक्शन भी लिवर में पैदा कर देते हैं जो कि पूरे जीवन या जीवन पर्यंत मरीज के लिवर में एक तरह से घर कर जाता है और वो लिवर को छोड़ता नहीं है। और इसके कारण लिवर में और मरीज में कई तरह के दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि लिवर कैंसर हो सकता है। मरीज को लिवर सिरोसिस होती है, जो कि एक तरह की लिवर की एंड स्टेज डिजीज उसको कहते हैं। मतलब कि लिवर की खराबी की आखिरी स्टेज जो होती है
उसको हम लोग एंड स्टेज लिवर डिजीज कहते हैं, जबकि मरीज को कई तरह के दुष्परिणाम दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि मरीज को खून से उल्टी आ सकती है, मरीज बेहोश हो सकता है, मरीज की किडनी पर इसका असर पड़ सकता है और मरीज के दिमाग पर भी इसका असर हो सकता है। ये दोनों ही चीजें हेपेटाइटिस बी और सी से हो सकती हैं। हेपेटाइटिस बी बहुत लंबे समय तक इन्फेक्शन बॉडी में रहने पर होता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी से थोड़े ही समय में ये चीजें हो जाती हैं। और आप ये मान के चलें कि जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन जो होता है वो 90% मान के चलिए कि पूरी तरीके से शरीर से ठीक हो जाता है, लेकिन 10% ही हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन होता है जो कि पूरी तरह ठीक नहीं होता है। लेकिन इससे ये ना समझिए, ये अगर आप पूरी दुनिया की पूरी जनसंख्या दिखाएंगे को जब आप कंसीडर करेंगे तो ये 10% बहुत बड़ी संख्या होती है। लेकिन हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में ये जानना जरूरी है कि ये लगभग 70 से 80% क्रॉनिक हो सकता है। कई बार मरीजों को इस इन्फेक्शन का पता नहीं चलता है और बहुत समय के बाद जब मरीज की हालत ज्यादा खराब हो जाती है, जैसे कि मरीज को लिवर सिरोसिस या लिवर फेल्योर या लिवर कैंसर की प्रॉब्लम जब डेवलप हो जाती है, तब ये जानकारी मिलती है कि ये मरीज को हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हो गया। अब हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होता कैसे है? देखिए, सबसे ज्यादा तो हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन उन लोगों को होता है जो कि उस हेपेटाइटिस, जिस मरीज को क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गई है, मतलब कि दीर्घकालिक हेपेटाइटिस, लंबे समय तक रहने वाली हेपेटाइटिस जब किसी मरीज को हो जाती है तो उनके शरीर में इन वायरसेस का प्रजनन होता रहता है और इनके खून में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो जो लोग ऐसे मरीजों के संपर्क में आते हैं उन सभी में इनके इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि सबसे शुरुआत करें कि जब बच्चा गर्भ में होता है, अगर मां को वो इन्फेक्शन है तो इसके बच्चे में होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, अगर वो मरीज किसी परिवार में रह रहा है और परिवार के अन्य लोगों को वो हेपेटाइटिस इन्फेक्शन नहीं है, तो खाली मरीज के खून के संपर्क में आने से या उसकी चोट के संपर्क में आने से भी ये इन्फेक्शन दूसरे आदमी को लग सकता है। तीसरा, कि पत्नी या पति किसी भी व्यक्ति को अगर ये इन्फेक्शन है तो ये अपने पार्टनर को ये इन्फेक्शन दे सकता है। ये बहुत सबसे कॉमन कारण होते हैं। तीसरा या कहिए कि चौथा ये इन्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कारण कहाँ होता है कि चूंकि हमारे अस्पतालों में इस तरह के मरीज अक्सर भर्ती होते हैं और हमारे चिकित्सक, हमारे नर्स स्टाफ और अन्य कर्मचारी इन लोगों की सेवा में बराबर इनसे संपर्क रखते हैं, तो इसलिए कई बार ये इन्फेक्शन इन लोगों में भी चला जाता है। पांचवा, हीमोडायलिसिस, जिनकी किडनी खराब हो जाती है, ऐसे मरीजों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। और अगर किसी मरीज की डायलिसिस हुई है जिसको हेपेटाइटिस बी या सी हुआ है, अगर उसी मशीन से अगले मरीज की डायलिसिस कर दी जाए तो ये वायरस जो है वो दूसरे डायलिसिस के मरीज में भी हो सकता है। तो ये जो सबसे कॉमन कारण होते हैं, सबसे कॉमन कारण होते हैं इन हेपेटाइटिस, जो सीरियस तरह की हेपेटाइटिस है, इनके ट्रांसमिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं वो यही होते हैं। अब आखिरी में जो लोग इंजेक्शन का नशा करते हैं, मतलब कि जो ऐसी दवाओं का नशा करते हैं जिनको कि इंजेक्शन से शरीर में दिया जाता है, तो ऐसे लोग जब दूसरों से उसी नीडल या सिरिंज को शेयर करके जब ये शेयर करते हैं तो ये इन्फेक्शन एडिक्ट के मरीज से दूसरे मरीज में जा सकता है। और इसी प्रकार से ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर इस तरह की इन्फेक्टेड नीडल किसी का इस्तेमाल करके, जैसे कि आप किसी क्लिनिक में गए या किसी अस्पताल में गए, वहां पर जो कंपाउंडर था उसने गलती से ऐसी नीडल से आपको इंजेक्शन दे दिया जिस नीडल से उसके पहले भी एक हेपेटाइटिस बी या सी के मरीज को इंजेक्शन दिया गया था, ऐसी स्थिति में यह इन्फेक्शन आपके शरीर में पहुंच सकता है।
अब रिस्क किसको सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा नवजात बच्चों को रिस्क है कि जो एक संक्रमित मां के शरीर से जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार ये बच्चे को इन्फेक्शन हो गया तो इस वायरस के खराब होने का, इस वायरस द्वारा मरीज के शरीर पर खराबी बहुत जल्दी आ जाती है। सामान्य रूप से वायरस संक्रमण के बाद मरीज के अंदर बीमारी जो है वो 30 या 40 साल के बाद उपजती है, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन बचपन या पैदाइश के समय ही हो जाता है तो ये 20 साल या 25 साल की उम्र तक ये व्यग्र रूप धारण कर सकती है, मतलब कि बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर सकती है। तो इसलिए बच्चे को सबसे ज्यादा रिस्क होती है। जिसके साथ आदमी रहता है, पति या पत्नी, उसको भी वो, चूंकि ये सामाजिक एक नियम है, तो इसके द्वारा भी एक संभोग के द्वारा भी ये इन्फेक्शन एक से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जा सकता है। स्वाभाविक है, इंजेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। और हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स, मतलब अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है जिसको कि हेपेटाइटिस बी हुआ है और उसके शरीर में वायरस की मात्रा बहुत ज्यादा है और खुदा न खास्ता उसको चोट लग गई है या उसके शरीर पे कोई घाव है, आप उसकी पट्टी करने या उसकी मदद करने की स्थिति में भी इन्फेक्शन पा सकते हैं। तो मदद करना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये चीज जरूर देख सकते हैं कि हमारे परिवार के अंदर कोई हेपेटाइटिस बी का मरीज है कि नहीं है। अगर है तो उसको आइडेंटिफाई करना है और कुछ साधारण प्रिकॉशन लेने हैं उससे संपर्क में। और स्वाभाविक है कि अगर जांच के दौरान परिवार में किसी भी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी या सी का संक्रमण पाया जाता है तो आप तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सक से मिलें और उनसे जानने की कोशिश करें कि हम इस इन्फेक्शन का क्या कर सकते हैं। अब रोक दो। ओके सर। हेपेटाइटिस बी से आप बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने घर में महिलाओं और बच्चों की जांच कराएं। ये जांच बहुत ही सस्ते दामों पे लगभग सभी जांच घरों में होती है। अगर आपके घर में कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट है, उसका पता लगाएं और उसकी उचित जांच करवाएं। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए और उनको ये बताइए कि मुझको ये इन्फेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर साहब अब इसमें आगे क्या करना है। तब सामान्य रूप से इसमें कुछ जांचें की जाती हैं और इससे ये पता चलता है कि क्या आपको अभी इलाज की जरूरत है या नहीं है। हेपेटाइटिस सी के केसेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हेपेटाइटिस सी से बहुत जल्दी, एक तो 80% उनको इन्फेक्शन होता ही है, दूसरा 10 ही 15 सालों में हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन द्वारा लिवर की जघन्य प्रॉब्लम्स जैसे लिवर सिरोसिस, लिवर फेल्योर, लिवर कैंसर इत्यादि बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है तो उसको तो तुरंत इलाज की आवश्यकता है, लेकिन हर हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को इलाज की आवश्यकता नहीं है। किनको आप इलाज दें, ये इस जानकारी को लेने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर आपको उससे संतोष नहीं मिलता है तो आप नजदीकी मेडिकल कॉलेज के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग से या मेडिसिन विभाग के किसी डॉक्टर से संपर्क करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो पहले तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके परिवार में कोई इससे ग्रसित है कि नहीं। दूसरा कि सेफ सेक्स करें, मतलब संपर्क उसी आदमी या औरत से बनाइए जिसको कि ये इन्फेक्शन नहीं है। इस चीज को जानने की कोशिश कीजिए, इसके बारे में जागरूक रहिए।
जैसे कि ये जानना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति से आप संभोग या संपर्क में आने जा रहे हैं उसको एड्स का इन्फेक्शन है कि नहीं। उसी तरह से ये जानना भी आवश्यक है कि संपर्क में आने वाले पुरुष या स्त्री को कहीं हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन तो नहीं है। इसी के लिए अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही इसका चेकअप कराना चाहिए, ये जानने के लिए कि कहीं वो तो नहीं ग्रसित हैं। तीसरा, एक सामान्य तरीका यह है इन्फेक्शन से बचाव का, खासकर परिवार में, एक दूसरे का रेजर या टूथब्रश का इस्तेमाल ना करें। अगर दांत से खून आ रहा है या मुंह में कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो चम्मच को भी शेयर ना करें। लेकिन सामान्य रूप से खान पान द्वारा यह इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होता है। कभी भी किसी भी अस्पताल में जाएं, एक अन्य इन्फेक्शन किसी भी अस्पताल में जाएं तो आप नई सिरिंज का ही इस्तेमाल करें, नई नीडल का ही इस्तेमाल करें। इस चीज का ध्यान दें कि जब भी आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है तो जो नीडल इस्तेमाल की जा रही है वो नई और साफ सुथरी होनी चाहिए। हीमोडायलिसिस का मरीज को भी ये जागरूक रहना चाहिए कि कहीं डायलिसिस की मशीन द्वारा किसी हेपेटाइटिस सी या बी के पेशेंट का डायलिसिस तो नहीं हुई है, ये जानना आवश्यक है। इन सब तरीकों का बचाव करने से हम हेपेटाइटिस बी और सी और एड्स जैसे गंभीर रोगों से बच सकते हैं। ये सामान्य बचाव है। जागरूक रहने से ही आप इन्फेक्शन को रोक सकते हैं और इन्फेक्शन का इलाज कर सकते हैं। क्या आप इनसे बच सकते हैं? इन प्रिकॉशंस को लेने के अलावा हेपेटाइटिस बी से बचने का एक बहुत ही मुफीद इलाज उपलब्ध है, वो है हेपेटाइटिस बी टीकाकरण। अगर आप अपने परिवार के सभी व्यक्तियों का हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवा देते हैं तो आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और ये टीका लगभग सभी दवा की दुकानों पर कम दामों में उपलब्ध है। और अगर आप पता करें तो ये एक चैरिटी के तौर पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन वैक्सीनेशंस के कैंप्स लगाती हैं। आप अपने नजदीकी सोसाइटी से संपर्क में रहिए और ये जानिए कि कहां पर ये टीकाकरण किया जा रहा है और वहां जाके ये टीकाकरण कराइए। दुर्भाग्य से हेपेटाइटिस सी के लिए ये टीका उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए अगर आपको हेपेटाइटिस सी हुआ है खास करके तो उसका इलाज करना ही एक उससे बचने का तरीका है। और हेपेटाइटिस सी के इलाज की बहुत ही मुफीद दवाइयां उपलब्ध हैं। इसलिए पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आपके परिवार में किसी को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है और इसकी जांच 100 और 50 रुपए में ज्यादातर इन जांच केंद्रों में होती है। दूसरा, इंजेक्शन कभी भी अस्पताल में जाए, ऐसे ही अस्पताल में जाए जो कि सर्टिफाइड है, मतलब जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और जहां पर साफ नीडल्स और सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर कि सेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर जो हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि ये देखा गया है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर इन्फेक्शंस इंजेक्शंस द्वारा होते हैं। मेरे भी कुछ मित्रों को एक अच्छे अस्पताल में इलाज कराने के बाद ही हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया, तो सौभाग्य से उसका इन्फेक्शन बहुत दिनों तक नहीं रहा बॉडी में, वो साफ हो गया। लेकिन ये इन्फेक्शन परसिस्ट कर सकता है और ये अस्पतालों से और मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स के माध्यम से बहुत ज्यादा जो है वो फैलता है। तो ये कोशिश करें कि सही अस्पताल में जाएं। अब इसका इलाज क्या है? हेपेटाइटिस बी अगर आपको हो गया है और अगर आपके लिवर में इसके गंभीर परिणाम होने शुरू हो गए हैं, जैसे इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके लिवर में ऑलरेडी हल्की फाइब्रोसिस हो चुकी है तो आपको हेपेटाइटिस बी का इलाज लेना चाहिए। ये
इलाज लेना, ये इलाज एक स्पेशलिस्ट चिकित्सक ही दे सकता है। इसके लिए हमेशा किसी सर्टिफाइड या अच्छे डॉक्टर से, मेडिकल डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको तुरंत इलाज की जरूरत है कि नहीं। और अगर इलाज की जरूरत है तो कई तरह की दवाइयां हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए मार्केट में उपलब्ध हैं और उनसे अच्छे परिणाम भी आए हैं। तो अगर आपके चिकित्सक डॉक्टर आपको इलाज की सलाह देते हैं तो ये सलाह मानिए और इन्फेक्शन को दूर करने की कोशिश कीजिए। उसी तरह से हेपेटाइटिस सी के बारे में है कि बहुत ही मुफीद इलाज, बहुत ही अच्छे कारगर इलाज उपलब्ध हैं और इनको आज की तारीख में ज्यादातर दवाइयां इंजेक्शन द्वारा दी जाती हैं हेपेटाइटिस बी में। हालांकि मुंह से खाने वाली भी दवाइयां होती हैं और इस इलाज का कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि कभी कभी बर्दाश्त के, सहन के से थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आदमी इस इलाज को सहन कर लेता है उसके शरीर से ये इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है। और आपको ये जान लेना भी, आपको ये जानने की उत्सुकता होगी और जानने का मैं आपको ये बता सकता हूं कि आने वाले कुछ समय में मुंह से खाने वाली दवाइयां भी मार्केट में उपलब्ध होने जा रही हैं, जिसमें कि हेपेटाइटिस सी जैसे गंभीर मरीज को ओरल, मतलब जैसे गोली या टैबलेट खा करके या कैप्सूल खा करके भी आप इस वायरस का इलाज कर सकते हैं या कर पाएंगे। तो इसके साथ मैं अपना ये अपने लिवर का जनरल भी लक्ष्य करें। लिवर हेपेटाइटिस बी या सी द्वारा ही इंजर्ड नहीं होता या मतलब चोटिल नहीं होता। इसके चोटिल होने, हमारी आज की जीवन शैली में इसके चोटिल होने के कई कारण हैं, जिसमें कि हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा कारण है। अब हम लोग कसरत कम करते हैं और ज्यादा कैलोरीशियस खाना खाते हैं, जिससे कि हमारे लिवर में फैट जमा होने लगता है। हमारे कुछ आनुवांशिक गुणों के कारण भी कुछ लोगों में ये, या मैं ये कहूं कि एक बड़ी संख्या के जनरल पॉपुलेशन के लोगों में ये लिवर में चर्बी जमा होती है, जो कि कई लोगों में ये नुकसानदेह भी होती है। खास करके आज की डायबिटीज के मरीजों में इस तरह का लिवर में फैट का जमा होना ज्यादा नुकसानदेह माना जाता है और ये एक बहुत कॉमन और बड़ा कारण बन गया है, खासकर डेवलप्ड सोसाइटीज में। चूंकि हमारा समाज भी अब उस तरह की लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहा है जहां के हम लोग एक डेवलप्ड लाइफस्टाइल, डेवलप्ड सिविलाइजेशन की तरह हम लोग रहेंगे, तो ये हमारे अंदर लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं और ये भी लिवर के नुकसान का कारण होता है। एक बहुत कॉमन कारण लिवर के नुकसान का अल्कोहल भी होता है, मतलब कि शराब का पीना। और अगर शराब एक सीमित मात्रा में दी जा रही है तो या ली जा रही है तो उसका ज्यादा बुरा असर नहीं होता। लेकिन अगर शराब को कुछ अन्य तरीकों से, जैसे कि बहुत ज्यादा मात्रा में या एकदम से बहुत तेजी से, और इस तेजी से कि आपका शरीर उस मात्रा के अल्कोहल को तुरंत पचा न पाए और वो शरीर में एक्यूमुलेट हो और वो शरीर में जो केमिकल प्रक्रियाएं हैं उनको बाधित करे और आपको नुकसान पहुंचाए, तो लिवर की बीमारियों से बचने के लिए, खासकर अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है, तो ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें और अपने खान पान में परिवर्तन करें। और स्वाभाविक है अल्कोहल का या शराब का या मदिरा का सेवन कम मात्रा में करें और कभी कभी करें। इसके लिए अपने डॉक्टर से पहले जरूर सलाह लें। ओवर।